तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है आपका क्लास 10 का उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। उसके बाद कार्बन हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, ठीक है, उसकी यूनिकनेस क्या है और रीजन क्या है उसके यूनिकनेस के पीछे, आखिर क्यों वो इतना यूनिक एलिमेंट है। हम लोग इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, उम्मीद है सबको समझ में भी आया होगा। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर है वही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। सो इस चैप्टर को आज इसका सेकंड पार्ट हम लोग बना रहे हैं और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये आगे होता है क्या, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है उसमें कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट इज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन का ही पढ़ाई पड़ रहा है, तो कार्बन से ही बने हुए अलग अलग आपके सामने क्या है एलिमेंट्स हैं, कार्बन के ही बने हुए हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, बट क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी, तो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले तो उसका हार्डनेस। जैसे कि आपके सामने 2 या 3 एलिमेंट हैं जो कार्बन से ही बने हुए हैं, तो उनकी अगर हार्डनेस देखें तो कोई सॉफ्ट है, कोई ज्यादा हार्ड है, कोई उससे भी हार्ड है। इस तरीके के उसके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बट तीनों की जब केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि कौन एलिमेंट कितना रिएक्शन कर सकता है, ये एक एग्जांपल। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात अगर करते हैं तो आपके 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो फर्स्ट में अगर देखें तो आपका डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। अगर सेकंड बात करें तो आपका एक क्या है, ग्रेफाइट है। और एक थर्ड की बात करें तो आपका थर्ड में है फ्लोरीन। क्या है? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड तो बहुत लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आखिर डायमंड कैसा होता है, तो आप लोग देखे होंगे। तो डायमंड क्या होता है कि बहुत ही एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो, इसीलिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल कटिंग टूल्स में भी करते हैं, ठीक है। उसका मिरर वगैरह को काटने के लिए आपका डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो डायमंड का आप ये देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है आपका डायमंड का जो कार्बन बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखिए किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायमंड में जो कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन क्या किया हुआ है इस तरीके से, एक साइड बैक साइड से क्या है, वो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कार्बन क्या कर रहा है कि 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। कितने कार्बन के साथ? 4 कार्बन के साथ, एक ऐसे ऊपर में, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक सामने। इस तरीके से 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन के साथ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही इन लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका डायमंड जो होता है इतना हार्ड होता है। इसके हार्ड के पीछे, इसके हार्डनेस के पीछे रीजन क्या है, इसका हार्डनेस के पीछे रीजन है बाबू, इसके कार्बन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना दूसरे कार्बन के साथ। और आपको पता है कि डायमंड जो होता है हार्डनेस के साथ साथ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो आपको पता है कि डायमंड जो होता है उसके जो कार्बन है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर में हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री ही नहीं है, तो इसकी वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो आपका जनरेट होता है किसी एलिमेंट के अंदर, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री नहीं है, जिसकी वजह से डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये बहुत हार्ड होता है। और इसका आपने देखा कि कार्बन का किस तरीके से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन एटम के साथ।
तो ये चीज आप देख लिए, और इसका हम लोग ज्वेलरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं अपना अंगूठी जो बनाते हैं, गले का हार बनाते हैं, उसमें क्या है, डायमंड लगा हुआ रहता है। वैसे बोला जाता है कि डायमंड एक जहर होता है जिसको खा लेने के बाद क्या होता है कि आप मर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जहर नहीं होता है। आप जब डायमंड खाते हो तो इतना शार्प होता है कि वो आपके बॉडी में जाने के बाद क्या करता है कि आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कट कर देता है, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जहर नहीं होता है, उसको खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर की पार्ट्स क्या होती है, कट जाता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, समझ गए कि नहीं, और बहुत हार्ड भी होता है। तो आपने डायमंड के बारे में बहुत कुछ जान लिया, इसके हार्डनेस के पीछे का रीजन, इसके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के पीछे रीजन, इसका किस तरीके से कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ये आपने देखा, ठीक है। और ये बहुत ही साइन भी आपका करता है, अगर इसको हम लोग लाइट में ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा साइनिंग होता है इसमें, ठीक है। और इसके हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, ठीक है। ये बहुत हार्ड है, इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो हम लोग डायमंड के बारे में देखें, यानी डायमंड के बाद अगर ग्रेफाइट के बारे में हम लोग देखें तो ग्रेफाइट का देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ग्रेफाइट का, ठीक है। तो जो आपका ग्रेफाइट है बाबू, इसमें देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम्स है, ये सब जो येलो कलर के आपके दिख रहे हैं क्या है, कार्बन एटम्स है। तो एक कार्बन एटम्स इसमें 3 बाकी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो डायमंड में थे वो कैसे थे, तो आपके 4 कार्बन एटम से वो जुड़े हुए थे, है कि नहीं। लेकिन वहीं आपके ग्रेफाइट में क्या है, 3 कार्बन एटम से ये जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसमें कि 3 कार्बन है। तो आपको तो पता है कि जो कार्बन होता है बाबू, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये जुड़ा हुआ कितनों के साथ है, बाकी 3 के साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, फ्री, एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, फ्री है। तो इसलिए जो आपका जो ग्रेफाइट होता है, आप सुने होंगे पेंसिल का जो लीड होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और पेंसिल का लीड जब आप इलेक्ट्रिसिटी में सटा हो उसको बोर्ड के अंदर डालोगे तो क्या करेगा, और उसको टच करते हैं तो आपको करंट मार सकता है। तो उसके करंट मारने के पीछे क्या रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, तो उसके पीछे बस एक ही रीजन है कि आपका जो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रेफाइट में फ्री होते हैं, जिसकी वजह से, इसके फ्री होने की वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है एंड हीट बन जाता है। तो आप इसके पीछे रीजन समझ गए कि क्यों एक ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इसलिए है क्योंकि कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है। एक कार्बन एटम 3 ही कार्बन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ रहता है। सेकेंड थिंग, आपको पता है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स में करते हैं। ड्राई मतलब सूखा हुआ, देखिए ल्यूब्रिकेंट्स आपके लिक्विड में भी होते हैं, सूखा हुआ भी होते हैं, लेकिन सूखा हुआ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्राई क्या है कि हर जगह नहीं डाल सकते हैं, तो जहां पर लिक्विड जो है ल्यूब्रिकेंट्स हम लोग हर जगह नहीं डाल सकते हैं, तो कहीं कहीं हमें ड्राई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग वहां पर ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड थिंग, ग्रेफाइट का इस्तेमाल आपके पेंसिल के लीड में किया जाता है, उसको लिखने के लिए आप लोग जो पेंसिल नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कभी भी बोर्ड में डालकर ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देन और ग्रेफाइट के बारे में तो आप लोग जान गए। अब ये देखिए, ये ल्यूब्रिकेंट्स क्यों होता है, मतलब कि आखिर ये डालने पर चिकना क्यों हो जाता है, क्यों फिसलता है, लुब्रिकेंट्स क्यों डालते हैं, ताकि वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसमें फ्रिक्शन कैसे कम हो जाता है, इसको डालने की वजह से। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये जो आपका एक चैन बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और ये जो एक चैन हो गया है इसके नीचे है ऐसे करके, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करके फिसलता है, तो जिसकी वजह से इसको डालने पर स्मूथनेस आ जाती है। इसका स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका रहा कुछ बातें ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है ये तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन जो आपका होता है ये एक फुटबॉल स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है ये आपका, एक फुटबॉल स्ट्रक्चर में होता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है। तो चलिए, ये देखिए स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक स्फेरिकल रिंग की तरह है। समझ रहे हैं कि इसमें क्या है, एक स्फेरिकल रिंग की तरह है। इसमें आप कहीं कहीं देखेंगे तो हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स आपको देख सकते हैं, ठीक है, क्लोज रिंग बने हुए हैं। और एक तरीके से आप देख रहे हैं ये फुटबॉल की तरह बना हुआ है। और ये देखिए एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये फ्लोरीन के डिजाइन पर ही बना हुआ है। तो आपका फ्लोरीन जो होता है इसी डिजाइन में होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका स्फीयर की तरह होता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड हो गए, ग्रेफाइट हो गए, फ्लोरीन हो गए, उसका स्ट्रक्चर देखे हम लोग। और क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों लिब्रिकेंट्स होता है, क्यों उसमें हार्डनेस आ जाता है, क्यों सॉफ्ट होते हैं। तो ये सब कुछ क्या किया हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखेंगे और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं आपके, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देखिए ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे उसको आप समझ लिए हैं, तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से आपका जो इस चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है वो काफी लोचा करेगा, ठीक है। तो इसको बारीकी से समझना है। यहाँ से आपका एक समझ लीजिए तो चैप्टर का एक अलग रास्ता शुरू होता है और यहाँ से आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है आपका कार्बन कंपाउंड्स। क्या होता है, कार्बन कंपाउंड। सेकेंड अगर आपको बता दें हम तो एक आपका इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर थर्ड हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। चलिए 3 तरह के आपके अभी कंपाउंड्स को देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। तो अगर कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स में वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन एटम्स होना चाहिए। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, कार्बन, कार्बन के अलावा कोई भी हो चलेगा, कार्बन के अलावा कोई भी उसमें एटम्स हो चलेगा, लेकिन कार्बन अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड्स। एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी इसमें बहुत CH4, CH3, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका क्या होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए। वह कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों है और इन दोनों के अलावा और कोई भी एटम से उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल्स के तौर पे देख ले तो आपका ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, C6H12O6। इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अगर हैं तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इस हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ यही दोनों उसमें एटम्स होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी एटम्स उसमें नहीं होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स में अगर देख लेते हैं तो आपका CH4 आ जाएगा, है कि नहीं। ये सब आगे चल के देखेंगे कि ये सब क्या है, इसमें आपको इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही सब आपको इसमें करना है। तो ये एक तरह का एग्जांपल, इसमें केवल क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है कि नहीं। उसके बाद अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं और उनको हम लोग कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऑर्गेनिक एंड कार्बन कंपाउंड्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन होना चाहिए जो इसमें है, और ये भी आपका क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपका क्या है, कार्बन तो है, ठीक है। उसके बाद आपके हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन तो इसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने देखा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है,
जब बहुत सारे आपके सामने कंपाउंड्स हैं, अगर उसके बारे में हमको इजी तरीका से पढ़ना है, समझना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड तो करके ही समझना पड़ेगा ना। आपके जैसे बहुत सारे स्पेसीज हैं इस धरती पर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, एडेप्टेशन, इन सब पे क्या किया हम लोग डिवाइड करके रखे हुए हैं ताकि हमको उसके बारे में स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। तो वैसे ही आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उसके बारे में चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं।